Namaste, hello, Adab, Sat Sri Akal. Welcome to Understand UPSC. What we understand, we conquer. So today is the second day. Before starting today's daily current affairs discussion, उससे पहले I would like to share few things. कल पहला दिन था. हमने मतलब वीडियो थोड़ा लेट अपलोड किया एंड जिस तरह से रिस्पांस मिला है, द वे यू गाइज हैव रिस्पॉन्डेड, बहुत अच्छा लगा. जिस पर्पस के साथ स्टार्ट किया, समहाउ समवेयर कनेक्ट कर रहा है, बच्चे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब एंड इतने अच्छे रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं. थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, इट रियली मीन्स अ लॉट. ठीक है. एंड फीडबैक के लिए बोला था, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक दिए हैं. उन सारे फीडबैक को मतलब कि जेन्युइन जो हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं एंड उनको धीरे धीरे इनकलकेट करेंगे हमारे इस इनिशिएटिव में. और जैसे कि एक इशू था कि सीट प्रॉपरली दिख नहीं रहा था बच्चों को, तो उसको ऑब्वियसली मैं बहुत कल एक्साइटेड था, तो वो चीज़ें मिस हो गई. सेकेंडली पीडीएफ जो है क्लियर नहीं था, तो उसको भी एड्रेस किया है. और देखो इस आज की क्वालिटी, एंड सीट भी आपका पूरे स्क्रीन में आएगा. ओके. जितना स्टूडेंट फ्रेंडली बना पाएंगे बनाएंगे, और बेस्ट पॉसिबल वे में आपको इस इनिशिएटिव को प्रोवाइड कराएंगे. ठीक है. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. एक और चीज़ है, टुडे इज़ माई मदर्स बर्थडे. वैसे तो बहुत पर्सनल है ये चीज़ें शेयर करना, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे बच्चे, आई मीन 5,000 से ज़्यादा बच्चों ने हमारे इनिशिएटिव को कल से अभी तक देखा है. तो बहुत अच्छा लगता है. आई मीन दैट्स इट. थैंक यू सो मच एंड लेट अस स्टार्ट. तो द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, रेलिवेंट आर्टिकल्स आज पब्लिश हुए हैं. तो एक बार लिस्ट देख लेते हैं. सबसे पहला है ईसी सेट्स वाइस प्रेसिडेंट पोल डेट सितंबर 9 को. ये पूरा प्रोसीजर जो है स्टार्ट एक तरह से हो गया है, बट अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना है. ठीक है. और ये इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 14 पे है. ड्राफ्ट पोल रोल फॉर बिहार इज आउट, वोटर्स डिप बाय 65 लाख. तो जो फर्स्ट फेज है, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है उसका, उसमें फर्स्ट फेज में जो ड्राफ्ट आया है पोल, तो इलेक्टोरल रोल का, तो उसमें 65 लैक्स लोग कम हैं. आई मीन पहले से एज़ कम्पेयर टू जो पहले बना हुआ था. तो इस चीज़ को भी देखेंगे. पेज नंबर 1 द हिंदू पॉलिटी से रिलेटेड है. फिर थर्ड आर्टिकल इज़ मेडिटेरेनियन माइग्रेशन रूट. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिटेरेनियन से मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस एस्पेक्ट में मैं इसको इंक्लूड किया है मैंने. इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 20 टू इनवाइट फाइनेंशियल बिड्स फॉर आईडीबीआई स्टेक. सो डिस इन्वेस्टमेंट, खास करके स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट चाह रही है. आईडीबीआई, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है. तो उसका पूरा प्रोसेस जो है ना, प्रोसीजर हम समझेंगे और अभी तक क्या हुआ है उसके बारे में वो आर्टिकल है. और जब भी इकोनॉमिक्स का आर्टिकल आता है ना, तो मैं इसको लेकर बहुत एक्साइटेड होता हूँ. उसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारे मेरे पुराने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं और उसके साथ साथ नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलता है. तो इसलिए मैं इकोनॉमिक्स के आर्टिकल्स में बहुत इंजॉय करता हूँ कि उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स रहते हैं, समझने वाली चीज़ें. पेज नंबर 21 इंडियन एक्सप्रेस. फिर वी हैव व्हाट हैज़ बीन मिस इन इंडिया डिजिटल सॉवरेनिटी. तो ये है हमारा जो ECTA हुआ है, नहीं CETA हुआ है विद द यूनाइटेड किंगडम, जो अपग्रेडेड वर्जन होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का. तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कही जा रही है. जो हमारे एडिटर हैं, एडिटोरियल जो पब्लिश हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के, बस सॉरी द हिंदू के, तो उसमें डिजिटल एस्पेक्ट में चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, तो उसको वो शो कर रहे हैं. तो हम इस पर्सपेक्टिव को पढ़ेंगे कि क्या उनका कहना है और क्या हम आगे कर सकते हैं. ठीक है, वे फॉरवर्ड. एंड देन देर इज़ दिस थिंग मेंस इनरिचमेंट, जिसमें कि प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें गवर्नमेंट, जितनी भी कम्युनिटी, मतलब स्टेक होल्डर्स है, सब आते हैं और एक सक्सेसफुल कैंपेन होती है. और हम टाइगर्स का जो नंबर है फ्रॉम 1411 से 3682 टाइगर्स हम कर लेते हैं. और ये आर्टिकल नहीं है, विजुअल कह सकते हो, एक इमेज ही है, बट ये बहुत सुंदर केस स्टडी है. और हम इसको मल्टीपल जो हमारे मेंस के पेपर्स हैं वहाँ यूज़ कर सकते हैं. तो मैं चीज़ें इधर इधर उधर पढ़ते रहता हूँ अलग अलग सोशल मीडिया वेबसाइट पे, प्लेटफॉर्म्स पे. तो द बेटर इंडिया आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, तो वहाँ से भी चीज़ें उठाऊंगा और कैसे हम अपने मेंस आंसर को और ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं उसमें मदद करूँगा. ठीक है. तो एथिक्स में, GS3 में, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऐसे में, हर जगह इसको यूज़ किया जा सकता है. फिर भी हैव प्रज्वल रेवन्ना कन्विक्टेड ऑफ रेप, और जो स्पेशल कोर्ट है उसने विद इन 1 ईयर ये सज़ा सुना दी है. तो अगेन ये एग्जाम्पल जो है वो ex-MP हैं एंड हिज ग्रैंडफादर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो कैसे इस एग्जाम्पल को, वैसे नेगेटिव एग्जाम्पल है, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, अपने मेंस के पेपर में. तो ये सारी चीज़ें हिंदू पेज नंबर 1 में ही आया है.
सो लेट अस स्टार्ट। पहला आर्टिकल है वाइस प्रेसिडेंट। तो पूरा प्रोसेस क्या है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जो 2022 में वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है, और 2025 में वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। मतलब उनका टेन्योर 2027 में पूरा होना था, बट 2 साल पहले ही उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी। अब रेजिग्नेशन के बाद फिर से इलेक्शन होने को है, और इलेक्शन जो होगा उसका प्रोसीजर एक तरह से स्टार्ट हो गया है। तो इस आर्टिकल में यही है, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट वैकेंट हो चुका है। 21 जुलाई को इलेक्शन कमीशन जो अनाउंस कर दी है पोल डेट, दैट विल बी 9 सितंबर। नोटिफिकेशन 7 अगस्त को आएगा, एंड नॉमिनेशन का लास्ट डे जो है वो 21 अगस्त को होगा। पोल वेन्यू जो है पार्लियामेंट हाउस होगा। रूल 8 ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974 के रूल नंबर 8 में है कि पार्लियामेंट हाउस में इलेक्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट का। और रिटर्निंग ऑफिसर जो है बनाया गया पीसी मोदी को, जो कि राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल, मतलब इलेक्शन कमीशन ने बनाया है। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप लोगों ने सुझाव दिया था, तो उसी सुझाव को मानते हुए मैंने डिसाइड किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना साथ साथ ही डिस्कस कर लेंगे और आंसर भी बता दूंगा। तो अभी ये पूरा आर्टिकल पढ़ लेते हैं, देयर आफ्टर वी विल डिस्कस दिस थिंग, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, एक चीज़ समझने के लिए समझना हमें चाहिए कि कोई टाइम लिमिट नहीं होती है उनके इलेक्शन का। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो आपका देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, आई मीन स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को कहती है। वाइस प्रेसिडेंट भी होने चाहिए, बट टाइम बाउंड नहीं है आर्टिकल 62 क्लॉज 1 में। अनलाइक द प्रेसिडेंट, जो कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलाइन एग्जिस्ट फॉर द फिलिंग द वाइस प्रेसिडेंट्स वैकेंसी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमें समझना है, और यूपीएससी यही चीज़ों को मोल्ड करता है और हमें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक करता है। तो ये बात ध्यान में रखना आप। आर्टिकल 66(1) क्लॉज 1 ये इलेक्टोरल कॉलेज की बात करेगा, एंड 66(2) जो है वोटिंग सिस्टम, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसको स्पेसिफिकली मैं डिस्कस करूँगा, सेपरेटली मैंने पेज रखा है। तो 66(1) ये कहता है कि देखो, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज के कौन कौन से मतलब कि एंटिटीज़ पार्ट होते हैं, मतलब किन किन बॉडीज़ के मेंबर्स पार्ट होते हैं। पहला लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, दूसरा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, थर्ड इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, काउंसिल नहीं असेंबलीज। एंड रिमेंबर इलेक्टेड मेंबर्स हर जगह है, इवन यूनियन टेरिटरीज में जो असेंबलीज है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब यूनियन टेरिटरीज की असेंबली अभी 3 है ना, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके भी इलेक्टेड जो एमएलएज हैं वो एलिजिबल होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कोई भी मेंबर हमारे पार्लियामेंट का है, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे होता है पूरा इलेक्शन हम देखते हैं। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और डिफरेंस बताऊंगा। FPTP जो फर्स्ट पोस्ट जो सिस्टम है ना लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में, फर्स्ट पास द पोस्ट वाला सिस्टम जो फॉलो करते हैं, उसी को हम देखेंगे, ठीक है। एंड इसके बीच में डिफरेंस और कैसे वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट सेलेक्ट होते हैं। सो कुछ चीज़ें और हैं कि सीक्रेट बैलेट से होता है, वोट्स कैरी इक्वल वैल्यू, एंड कैंडिडेट मस्ट क्रॉस कोटा दैट इज़ वैलिड टू वोट। देखो कोटा क्या है कि टोटल जो मेंबर है अभी प्रेजेंट में डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 50% +1 और +1 कर दो, इतना आपके पास होना चाहिए, तभी आप इलेक्शन जीत पाओगे। कोई मेंबर, कोई कैंडिडेट तभी बन पाएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है। 4 कैंडिडेट हैं, देयर आर 4 कैंडिडेट्स A B C D। टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर 100 मानते हैं, तो इनको 30 आया, चलो 40 आया, इनको 30 आया, 20 एंड 10, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ये ही विल बी और सी विल बी द विनर, इवन दो 50% वोट नहीं मिला है इनको, जिनके पास भी सबसे ज़्यादा वोट है वो जीत गया। ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। बट जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसमें कैसे होता है। लेट अस टेक अगेन 4 कैंडिडेट्स A B C D, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला था, कोटा है, दैट इज 50% +1 एंड ट्रांसफरेबल वोट है, ये भी ध्यान में रखना है। तो लेट अस अज्यूम कि टोटल सीट्स टोटल जो
वोट्स कितने हैं? तो अभी लोकसभा में प्रेजेंटली 543 मेंबर्स हैं, मतलब कि इन पे इलेक्शंस होते हैं 543, बट एक अभी वैकेंट है। अब मुझे आप लोग बताओगे कि पहले 2 सीट्स जो लोकसभा में दैट मतलब सीट जो है रिजर्व हुआ करते थे फॉर होम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब मुझे ये बताओ कोई, या कमेंट सेक्शन में भी बताओ, बताना है, सुन रहे हो टाइप करना है साथ साथ, कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक्ट के थ्रू जो ये 2 सीट्स रिजर्व हुआ करते थे लोकसभा में एंड 1 सीट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इसको रिमूव कर दिया गया। तो टोटल 543 सीट्स हुआ करते थे, मैंने बोला नॉमिनेटेड मेंबर भी इंक्लूड होते थे। तो ये तो अब चले गए, 543 है और एक अभी वैकेंट है, तो 542 सीट्स लोकसभा में, एंड राज्यसभा में हम आते 233 सीट्स है एंड 12 सीट्स है वो नॉमिनेटेड मेंबर। अब 33 क्या है ना कि अभी इसमें 5 वैकेंट है, तो 228 एंड 12 240, तो इधर 240 ऐड करोगे तो 782 मेंबर्स हैं। कितने अब चाहिए? इसका 50% हो गया 391 प्लस 1, मतलब 392 सीट। किसी को भी वोट मिलेगा वो जीतेगा, वो बनेगा प्रेसिडेंट। अब जैसे दिखाता हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है, बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा ध्यान से समझो, मैं अच्छे से समझा दूंगा। हाँ, तो लेट अस सपोज कि पहले ए कैंडिडेट को 300 वोट्स मिले, बी को 150, सी को 200 एंड डी को 132, मतलब इन सब को ऐड करोगे तो 782 होगा टोटल। अब 100 सीट्स इधर हैं, ठीक है, सॉरी 300 सीट्स हैं, बट ज़रूरत तो 392 की है, तो क्या ये बन पाएंगे? बट रिमेंबर ये FPTP नहीं है। तो क्या होता है इस प्रोसेस में, ध्यान से सुनना, जिनको सबसे कम फर्स्ट राउंड में वोट आया ना वो एलिमिनेट हो जाते हैं। सॉरी मेरा ध्यान नहीं गया, सबसे कम तो डी का है ना 132। ये बात है, ये जो है भाई साहब या मैडम एलिमिनेट हो गई, 132 सीट्स आएंगे सेकेंड राउंड में। अब फर्स्ट राउंड जब हमने किया था तो उसमें आपको पता होगा इस इलेक्शन में क्या होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने वोट दिया ए को, सेकेंड प्रेफरेंस में हो सकता है आपने वोट दिया सी को, और थर्ड में आपने दिया डी को, एंड फोर्थ प्रेफरेंस में आपने बी को दिया। ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसे ही होता है, सॉरी ऐसा हो क्या सकता है, ऐसे ही होता है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस देन सेकंड प्रेफरेंस देन थर्ड, या 4 कैंडिडेट्स हैं तो ओके, ज़्यादा होंगे तो उसी हिसाब से प्रेफरेंसेस लोगों के होंगे। अब क्या है कि ये बाहर हो गए, अब इसके फर्स्ट प्रेफरेंस पे डी के फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो इन लोग डी को जिन्होंने वोट डाला तो उनके फर्स्ट प्रेफरेंस पे डी था, 132 थे लोग ऐसे, उनका सेकेंड प्रेफरेंस जो है ना वो, ये 132 वोटर्स हैं याद रहे, सेकेंड प्रेफरेंस जो इनका है ना वो ए के लिए इन्होंने 100 वोट्स डाले, बी के लिए लेटर सपोज 20 डाले एंड सी के लिए 12 डाले, ठीक है। तो अब इसको फिर से ऐड किया जाएगा एंड टोटल काउंट किया जाएगा, तो 400 170 एंड 212। अब ये 400 इज़ मोर देन आई मीन 392, तो ये भाई साहब या मैडम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हो गई इस तरह से, क्योंकि आपने 50% प्लस 1 कोटा जो है वो अचीव कर लिया। लेट अस सपोज कि ये 80 वोट्स होता, तो फिर से हम थर्ड राउंड में जाते और एक इंसान जो है एलिमिनेट हो जाता, उसके जो प्रेफरेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें आगे बढ़ती। तो यही प्रोसेस आप फॉलो करते हो इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। और बताओ कि कौन सा इलेक्शन है जहाँ पे हम ये जो है फॉलो करते हैं ये प्रोसेस इंडिया में, ठीक है। एक और चीज़ है कि 3 जो इलेक्शन पार्लियामेंट से रिलेटेड है, एक तो जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से हो रहे हैं, तो वो एक तो लोकसभा है, सॉरी एक तो राज्यसभा है, दूसरा प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल, वैसे मैंने बता ही दिया तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो आउट ऑफ दिस 3, 2 में सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोट होता है, जो कि हमने देख ही लिया कि वाइस प्रेसिडेंट में होता है, हमने अभी पढ़ा। एक में ओपन बैलेट में वोट होता है, और आई थिंक इंडिया में एक ही इलेक्शन है जिसमें ओपन बैलेट में वोट होता है। तो वो आपको अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखना है, लिखते जाओ अपने साइड से, ठीक है। और मैं चेक करूँगा, कल तो संडे भी है तो मेरे पास वक्त रहेगा, तो मैं सबके कमेंट्स जिन्होंने भी किया है ना सबको देखूंगा, पर्सनली रिप्लाई मिलेगा, खास करके जिन्होंने मतलब आंसर दिए हैं दोनों दिन।
जो अब है सेकंड हमारा आर्टिकल है, ड्राफ्ट पोल रोल फॉर बिहार इज आउट, वोटर्स डिप बाय 65 लाख, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सबसे पहले ये करने का पार जो है इलेक्शन कमीशन को आता कहाँ से? लेट अस सी, कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है टू कंडक्ट एंड सुपरवाइज इलेक्शन, फ्री फेयर होना चाहिए इलेक्शन। 325 नो एक्सक्लूजन फ्रॉम रोल्स बेस्ड ऑन द, मतलब आप इलेक्टोरल रोल से इनका नाम नहीं हटा सकते हो, बेसिस रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स नहीं होना चाहिए, मतलब इस बेसिस पे नहीं हटा सकते हो। फिर एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है 18+ ईयर्स के लिए, ठीक है। एंड देन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, जिसमें इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन एंड रिवीजन ये इलेक्शन कमीशन का काम है और इसी से ये पावर डिराइव होता है, मतलब इन सब से, बट स्पेसिफिकली RPA 1950 एक्ट, ठीक है। तो SIR है क्या? तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में बेसिकली इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो डोर टू डोर जाते हैं, ठीक है। एक डोर टू डोर कैंपेन है, एक्सरसाइज है, जो भी कह लो, और उसमें पता करते हैं, मतलब कि कोई इंसान, पार्टिकुलर इंसान जिनका नाम है इलेक्टोरल रोल में, जिस भी टेरिटरी में ये कर रहे हैं, तो वो हैं, माइग्रेट कर गए, ठीक है। मतलब या डुप्लीकेशन वाला भी इशू होता है कि एक इंसान का दो दो जगह नाम होता है, मतलब एक ही पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उसके टाउन में एंड उसी के एक विलेज में, ठीक है। तो वो जो, या बहुत सारे लोग होते हैं कि 2 स्टेट्स में उनके इलेक्शन कमीशन वाला जो कार्ड है वो बना होता है, मतलब वोटर कार्ड जो होता है। तो ये कैंपेन यही है, इसका एम यही है कि रिमूव करे जो ऐसी चीज़ें हैं जो इनएलिजिबल चीज़ें, जैसे डेथ की वजह से किसी का नाम है, और बोगस वोटिंग होता है, आप लोगों को पता होगा, खास करके बिहार में। तो एक हिस्ट्री रही है, अब तो बहुत सारी चीज़ें जो इलेक्शन प्रोसेस है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हुई हैं, बट पहले मतलब हिस्टोरिकली ऐसा रहा है कि बोगस वोटिंग बहुत होती रही है, ठीक है। सो रिमूव इनएलिजिबल, ये तो हो गया। इंक्लूड न्यू वोटर्स, ये भी होगा, हम घर घर जाएंगे तो नए, मतलब जिनका 18 ईयर्स पूरा हो गया उनको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। इंश्योर क्लीन, एक्यूरेट एंड इंक्लूसिव वोटर, ये भी होगा, अच्छा, मतलब वोटर लिस्ट, सॉरी, कि ऐसा वोटर लिस्ट होगा जो बहुत एक्यूरेट होगा, और डिजिटल जो तरीका है वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज भी ले रहे हैं, जिससे और ज़्यादा चीज़ें ट्रांसपेरेंट होगी और मतलब इंक्लूसिव होगी, ठीक है। और SIR इज बियॉन्ड द रूटीन समरी रिवीजन ऑफन यूज्ड इन स्टेट्स विथ लार्ज, देखो सिंपल है कि ये बेसिकली उन स्टेट्स में और ज़्यादा इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव होंगी जहाँ पे माइग्रेशन होता है या पुअर टर्न आउट होता है, मतलब कि लोगों का नाम तो है वोटर लिस्ट में बट वो है ही नहीं, मतलब कहीं माइग्रेट करके चले गए, तो वहाँ पे तो अब नेचुरल है ना कि लोग हैं ही नहीं बट नाम है, तो वोटिंग परसेंटेज कम होगी या टर्न आउट कम होगा। तो बिहार जहाँ से माइग्रेशन सबसे अधिक होता होगा, मतलब वन ऑफ द जरूर है स्टेट जहाँ से हाईएस्ट माइग्रेशन होता है, तो इसीलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ये स्पेशल तरीका है, जैसे जैसे नॉर्मल चीज़ें इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करती है ना, उससे थोड़ा एक अगला स्टेप है, फर्दर स्टेप लिया है। अब समरी क्या है, जो फर्स्ट फेज़ हुआ है इस पूरे प्रोसेस का, तो पूरे बिहार में 65 लाख जो वोटर हैं वो उनका नाम हटाया गया है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वो इलीगली उनका नाम हटाया गया है, ठीक है, इलीगली इन द सेंस कि उनका नाम होना चाहिए बट नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे बट जैसा कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि या तो माइग्रेट कर गए हैं, डेथ हो गई है, या डुप्लीकेशन है, वो प्राइमरी रीजन वो कह रहे हैं। अब टोटल वोटर्स जो थे पहले वो 7.89 करोड़ थे, अब जो है ना 7.24 करोड़ बिहार में हो गया, पहले जो इलेक्टोरल रोल बना था इससे पहले और इस बार के कंपैरिजन में। अब मिसिंग वोटर्स इंक्लूड जो है डिसीज्ड हैं, जो जिनकी जान चली गई है, परमानेंटली माइग्रेट कर चुके हैं, अनट्रेसेबल इंडिविजुअल्स हैं, एंड पटना जो है ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिसिंग वोटर्स हैं, दैट इज़ 3.95 लाख। ओके, अब इस पूरे प्रोसेस पे इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है कि कैसे, अगर किसी भी इंसान का नाम होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको हम कैसे एक मौका देंगे ना। तो इसी पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किसी के साथ गलत ना हो, चेक्स नेम ऑन, पहले तो उसने प्रोसेस बताया कि आप नाम चेक कर लो पोर्टल पे इलेक्शन कमीशन के जो लिस्ट जारी हुआ है, सबमिट फॉर्म 6, ये फॉर्म 6 जो है ना, अगर नाम मिसिंग है तो आप डिटेल्स दे सकते हो और फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, एंड देयर आफ्टर चीज़ें अगर आप सही हो उस मायने में कि आप हो वहाँ के रेसिडेंट और आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तो आपको आपके नाम को डाला जाएगा इलेक्टोरल रोल में। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स जो अक्टूबर 1 बाय जो 1 अक्टूबर तक जिनका 18 साल पूरा होने वाला, 18 ईयर्स कंप्लीट करेंगे, तो उनको भी रजिस्टर करना है, एंड ईसी टू इनवाइट क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, और ये नेक्स्ट मंथ से ये चीज़ें लेंगे इलेक्शन कमीशन, ठीक है। यही है पूरा प्रोसेस, आपको बस ये समझना था कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या, बहुत इस पर सवाल उठता आ रहा है, खास करके अपोजिशन ने उठाया है, एंड इलेक्शन कमीशन का कहना है कि काइंड ऑफ अ रिफॉर्म है कि और एक्यूरेट हम लिस्ट बना पाए। नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशन से
टर्की, इटली, लीबिया, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं विथ मेडिटेरेनियन सी। लीबिया, टर्की, इटली, ठीक है। अब क्या है ना, ये लीबिया है और ये नदर्न अफ्रीका का ऐसा कंट्री है जहाँ से सबसे ज़्यादा मतलब वन ऑफ द मोस्ट जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स के हिसाब से माइग्रेंट्स हैं, इलीगल खास करके माइग्रेंट्स सबसे ज़्यादा, ये जो पोर्ट है जुआरा, यहाँ से माइग्रेट करके इटली जाते हैं। अब लीबिया से इटली जाते हैं तो टर्की का क्या मतलब कनेक्शन है इससे, मतलब स्टेक होल्डर तो ये दोनों है ना। तो द रीज़न बीइंग कि टर्की इसमें है, एक पहला रीज़न है कि टर्की का बहुत अच्छा रिलेशन है विद द अभी का जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है लीबिया का, उसके साथ और इटली के साथ, दोनों के साथ। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, लीबिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है, मतलब पोस्ट मोहम्मद गद्दाफी के डेथ के बाद वेस्टर्न फैक्शन और ईस्टर्न फैक्शन है। वेस्टर्न फैक्शन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ इसको सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग टर्की, इटली या और भी जो कंट्रीज़ हैं, और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, मतलब 2011 से ये गवर्नमेंट मानी जाती है लीबिया की। और ईस्टर्न फैक्शन जो है ना, उसको सपोर्ट करती है इजिप्ट, रशिया और यूएई। तो इनके बीच में ये चलता रहता है, मतलब काइंड ऑफ सिविल वॉर है, पर 2 गवर्नमेंट एक तरह से है अभी लीबिया में। तो माइग्रेशन जो होता है वो इटली के तरफ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी चीज़ को एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म में निकल पाए, तो दैट्स वाई एक मीटिंग हुई। और हमें ये जानना है कि मेडिटेरेनियन जो से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैप खास करके मैप बेस्ड, तो क्वेश्चन यूपीएससी बहुत रिपीट करता है, तो हम अपना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे इससे, और थोड़ा पीवाईक्यू भी देख लेंगे, जो कि मैं डिस्कस करूँगा पोस्ट ये पूरा। तो तीनों जो स्टेट के हेड्स कह लो, या सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट पे बैठे हैं इन तीनों कंट्री में, चाहे टर्की हो, इटली हो या लीबिया हो, तो इन तीनों ने मीटिंग करी एंड यस, सो मल्टीलैटरल कॉपरेशन टू मैनेज जो इरेगुलर माइग्रेशन है फ्लोस, उसको एक तरह से रोका जाए, इंप्रूव किया जाए, रीजनल कोऑर्डिनेशन इसमें। फिर उसके बाद मैंने बताया है कि नॉर्थ अफ्रीका का बहुत बड़ा ये मेजर डिपार्चर हब है जो यूरोप की तरफ जाता है, ठीक है। और लीडर्स कॉल फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू कर्ब माइग्रेंट मूवमेंट, पॉलिटिकल डिविजन्स इन लीबिया बिटवीन, वही सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे प्लेयर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। अब मुझे ये बताना है आपको कि इस मैप को थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और ये बताता हूँ कि कंट्री जो बॉर्डर शेयर करी मेडिटेरेनियन के साथ। नॉर्थ अफ्रीका में देखते हैं, सबसे पहले इजिप्ट है, लीबिया है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया जो सबसे बड़ा कंट्री है ऑफ अफ्रीका, मोरक्को है। मुझे आप लोगों को मतलब आप लोगों से पूछना है, अभी कमेंट सेक्शन में टाइप करो अगर सुन रहे हो तो। यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, एंड अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरेनियन सी इसको कनेक्ट करती है ये। मुझे ये बताओ कि किन 2 कंट्रीज़ के बीच में ये है, और कौन सी कंट्री जो है इसको कंट्रोल करती है इस स्ट्रेट को। दिख तो रहा है मुझे स्पेन एंड मोरक्को। लेट अस सी आप लोगों के आंसर्स क्या होते हैं। ओके, तो ये हो गया। एंड हियर ये जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का रीजन है और जो बॉर्डर शेयर करता है, ये पूरा रीजन वेस्ट एशिया का जो कंट्रीज़ हैं इसको लेवांट बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या है, बट मुझे 2023 प्रीलिम्स में क्वेश्चन दिखा था, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो ये जो कंट्रीज़, ये जो रीजन है, इसको जो बॉर्डर शेयर करती है इसको लेवांट बोलते हैं, ठीक है। मेडिटेरेनियन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं खास करके मैप में। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी कंट्री जो है बॉर्डर शेयर कर रही है इस लेवांट रीजन में। टर्की तो हो ही गया, ये रहा आपका, ये तो इजिप्ट का ही पार्ट है, सिनाई पेनिनसुला, इज़राइल, और ये वेस्ट बैंक, गाज़ा इधर। ये आपका रहा, बताओ नाम, सीरिया, जॉर्डन है, इधर इराक है। अब क्वेश्चन क्या है, तो कौन सी कंट्रीज है? जॉर्डन है? नहीं है। सीरिया है? यस है, ये बॉर्डर शेयर करी। और ये दिस वन इराक है? नहीं है, मतलब इधर है इराक, ईरान के बाद इराक है इधर। सो मतलब मेडिटेरेनियन के साथ बॉर्डर तो नहीं शेयर कर रही ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि मेडिटेरेनियन सी इज़ अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। जॉर्डन तो नहीं होगा और इराक भी नहीं होगा। लेबनान, आपको लोगों को मैंने लेबनान बोला था, हाँ, दिस रीजन इज़ लेबनान, ठीक है, तो यही है। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे अपने। टू इनवाइट फाइनेंशियल बिड्स फॉर IDBI स्टेक सेल बाय दिसंबर, DIPM सेक्रेटरी ने ये कहा है। अब मैं आपको पूरा एक तरह से कंटेक्स्ट दे देता हूँ, फिर हम कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे, पूरे प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट जो है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रही है IDBI का, और भी जो
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनका करना चाह रही है, तो उसमें आईडीबीआई और एलआईसी ये दोनों पे फोकस कर रही है अभी, ठीक है। सो आईडीबीआई मतलब लास्ट 3 ईयर से ऐसा चल रहा है, तो अभी जो है ना आईडीबीआई को लेकर एक रिसेंट में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उन्होंने बोला कि बाय दिसंबर बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड ओके सो यस, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। हाँ सो मार्च तक, यस सो मार्च तक ना बायर जो है वो मतलब खरीद लेगा, मतलब अनाउंस कर दिया जाएगा मार्च 2026 तक, ठीक है। हाँ तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम देखेंगे इसको। बिफोर दैट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड आईडीबीआई बैंक जो है इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री सिंपल है। आईडीबीआई बैंक जो है वो इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 बनाया गया था, मतलब स्टैब्लिश किया गया था डेवलपमेंट बैंक एक्ट 1964 के बेसिस पर, मतलब उसी से डिराइव हुआ है। और फिर उसके बाद तब आरबीआई के अंडर इसको स्टैब्लिश किया गया था, फिर इसको गवर्नमेंट ऑन मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1976। और आरबीआई ये आईडीबीआई का काम क्या था जब ये इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, ठीक है। ये रेगुलर बैंक नहीं था, मतलब शेड्यूल जो बैंक होते हैं वो काम नहीं था इनका, बट 2004 में इसको फुल सर्विस बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। देयर आफ्टर इन 2008 मर्ज विद द यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक एंड द लास्ट थिंग इज जो अभी है एलआईसी जो है इसका मेजर स्टेक होल्डर बन गया। मेजर स्टेक होल्डर का क्या मतलब है इधर कि सबसे ज़्यादा स्टेक जो है ना एलआईसी का ही है, 49% समथिंग है। वेट, ओके सो यस, अब पूरा प्रोसेस मैं समझाऊंगा आईडीबीआई को लेकर, फिर एलआईसी पे आएंगे, ठीक है। ये डेटा गलती से आया है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ओके सो लेट अस स्टार्ट। न्यूज़पेपर से ही पढ़ते हैं ना, और बेटर होगा। तो प्री प्री जो बिडिंग होती है ना प्रोसेस, वो आईडीबीआई ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब कुछ की टर्म से हम समझ लेते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें इजीली समझ आएगी। हाँ तो एलआईसी का स्टेक देख लीजिए 49.24%, गवर्नमेंट का स्टेक 30 पॉइंट मतलब इतना स्टेक सेल करना है। आई थिंक गवर्नमेंट का स्टेक अराउंड 45% है, सेल जो करना है दैट इज 60.72% सेल करना है, ठीक है, किसको, आईडीबीआई को। अब देखो ये 60.72% सेल कर रहा है, दैट इज मोर देन 50%। मतलब गवर्नमेंट यहाँ चाह रही है कि जब 50% या एबव हम सेल करते हैं ना, तो मैनेजरियल कंट्रोल जो है ना प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, तो इसी को हम स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जस्ट दी गवर्नमेंट सेल्स मेजोरिटी स्टेक मैनेजमेंट कंट्रोल टू प्राइवेट एंटिटी, मतलब दोनों चीज़ें जो हैं आपने प्राइवेट एंटिटी को दे दिया। तो एम क्या होता है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का, एफिशिएंसी बढ़ाना है उस पार्टिकुलर जो बॉडी है या अंडरटेकिंग है, प्राइवेट कैपिटल जो है वो और ज़्यादा इन्फ्लक्स आएगा, मतलब कि रिड्यूस फिजिकल बर्डन जो है वो घटेगा। एंड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ने रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, दैट इज ऑफ एयर इंडिया का, ठीक है। 100% स्टेक जो है बेच दिया टू टाटा, राइट। सो ये हुआ स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब ये प्राइवेटाइजेशन होता है ना, जब गवर्नमेंट जो अंडरटेकिंग्स हैं उनके स्टेक्स जब बेचना शुरू करते हैं तो उसको प्राइवेटाइजेशन मतलब समझा जाता है, ठीक है। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसमें हम मैनेजरियल कंट्रोल नहीं दे रहे हैं एंड 50% तो नहीं जा रहे, मतलब अगर 50% से ज़्यादा 50 या 50% ज़्यादा जा रहे हैं तो आप कंट्रोल ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब गवर्नमेंट से प्राइवेट की ओर, ठीक है। सो प्री बिड क्लियरेंस क्या है, तो क्लियरेंस फ्रॉम होम मिनिस्ट्री एंड अदर्स बिफोर अलाउइंग बिड्स जो आप कर रहे हो इंश्योर्स नेशनल सिक्योरिटी एलिजिबिलिटी ऑफ जो बिडर्स हैं, क्या वो हम ऐसे बिडर्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं थ्रेट तो नहीं है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। तो आईडीबीआई जो है ना उसकी नेट एसेट की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी मतलब बैंक कह सकते हैं उसको, मोर देन 1 लाख आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है तो आईडीबीआई जो है 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा उसकी एसेट है। मतलब समझ लो 4,11,666 करोड़, तो बहुत ज़्यादा पैसा है। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब हम जो कंट्रोल इसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं या इसके स्टेक्स किसी को बेच रहे हैं। तो
रेगुलेशन जो है ना स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए, एंड बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज इसके पार्ट बनेंगे, मतलब वो इसको रेगुलेट करेंगे, जैसे सेबी करेगा, आरबीआई भी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इंक्लूड हो गया है, या और भी बॉडीज होंगी, ठीक है। सो फिर है आपका फिट एंड प्रॉपर अप्रूवल आरबीआई, प्रॉपर अप्रूवल इसको आरबीआई करती है। क्या है कि जब 10% से ज़्यादा एक्वायर करती है किसी बैंक में, तो ये आरबीआई के पास जाता है, तो ये चेक करता है, ठीक है। क्या चेक करता है? इंटेग्रिटी करता है, फाइनेंशियल साउंडनेस कितना है उस पार्टिकुलर बैंक का, मतलब जो भी इसमें इन्वेस्ट करें, सॉरी, इन्वेस्टर का। मैंडेटरी बिफोर फाइनल सेल इन आईडीबीआई केस में तो ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो यही है कि जो प्री बिड चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई हैं। अब जो है प्रोसेस जो है बिडिंग का दिसंबर में शुरू होगा, एंड मार्च तक फाइनल बायर डिसाइड कर लिया जाएगा। एक और चीज़ है कि LIC 2022 में 3.5% अपना स्टेक बेच दी, ये भी गवर्नमेंट एंटिटी है, एंड दे आर टारगेटिंग कि वो 6.5% भी बेच दे, तो 10% टोटल पब्लिक जो है शेयर होल्डिंग हो जाएगी। मतलब पब्लिक के लिए आप लोगों को याद होगा कि IPO हुआ था LIC का, 3.5% उन्होंने बेचा था अपना, मतलब पब्लिक के लिए शेयर मतलब ऑफर करे थे, ठीक है। एक और टर्म है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, सेबी का कहना है, जो कि सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। हर साल आपको दिखेगा कि एक रेगुलेटर पे क्वेश्चन आता ही है प्रीलिम्स में। मैंडेट्स 25% पब्लिक होल्डिंग इन ऑल लिस्टेड कंपनीज, तो जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उसकी 25% होनी चाहिए। तो बहुत सारे बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इस चीज़ को अभी तक नहीं कर पाया है, तो इसके डेडलाइन को बार बार बढ़ाया जाता है। PSU गेट इट टाइम टिल, अभी जो डेडलाइन बढ़ा गया है मई 2027 तक, आई थिंक मई है या अगस्त है, अगस्त है, अगस्त 1 2026 तक, मतलब एक साल है उनके पास, ठीक है। 25% अपना स्टेक होल्डिंग बेचना पड़ेगा इनको, पब्लिक के लिए शेयर करना, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी जो लिस्टेड कंपनी से, ठीक है। अब क्वेश्चन है 2011 का, वाई इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टिंग इट्स इक्विटी इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो क्यों करेगी? देख लो, द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू यूज द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू पे बैक द एक्सटर्नल डेट, है ये रीज़न कि इसलिए करेगी कि पैसे दे पाए जो बाहर से आपने उठाया। ऐसा नहीं है, हमने अभी तुरंत देखा कि क्यों हम करना चाहते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाना है, प्राइवेट कैपिटल और आए, एंड जो फिजिकल बर्डन है, मतलब कि सरकार के ऊपर होती है, उसको कम करे, ना कि एक्सटर्नल डेट कम कर ले, ठीक है। हमें जो पैसे देने पड़ते हैं ना, सर्विसेज जो होता है, आप लोगों ने रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा होगा, तो उसके लिए जो इतने पेंशन एंड ऑल, राइट, तो ये गलत है। सेकेंड वन इज द गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड्स टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ CPSEs, तो ऐसा नहीं है, स्ट्रैटेजिक सेक्टर में आज भी सरकार चाहती है कंट्रोल रखे, बाकी जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं उसमें तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। आई मीन सरकार ऐसा चाह रही है, डिसइन्वेस्टमेंट सरकार का टारगेट है, बट दैट डजंट मीन कि वो कंट्रोल नहीं रखना चाह रही है, तो दोनों जो स्टेटमेंट है गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। लेट अस गो एट, ये आर्टिकल है FTA जो हुआ है, एंड इसमें कितने सारे कीवर्ड्स आएंगे, देखो सबको डिस्कस करेंगे एक करके, मज़ा आएगा। सो एक कंटेक्स्ट दे देता हूँ, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसका नाम है CETA, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है कि जब जो फॉरेन ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पे टैरिफ्स कम की जाती है, ज़ीरो की जाती है, ठीक है। बट CETA है ना, उससे थोड़ा ब्रॉडर है, बहुत सारे जो डायमेंशन हैं इसमें कवर किए जाते हैं, तो FTA का ये अपग्रेडेड वर्जन है CETA, ओके, जो साइन हुआ है एक हफ्ते पहले। अब जो इस आर्टिकल को जिन्होंने लिखा है उनका ये कहना है कि जो डिजिटल एस्पेक्ट है, जिस डिजिटल रेगुलेशन जो है उसमें दो चीज़ें हैं उन्होंने बताया है, मैं बताऊंगा, वो इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। ऑल दो इंडिया WTO में ये कहता आ रहा है शुरू से ही कि उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते, बट इंडिया ने 180 डिग्री टर्न ले लिया है, और जब CETA साइन कर रहा था इंडिया विद द यूनाइटेड किंगडम, तो इंडिया ने वो चीज़ें खुद के लिए नहीं मानी, मतलब खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, एंड अपने सॉवरेनिटी को, डिजिटल सॉवरेनिटी को स्टेक पे रख दिया। अब क्या है ये डिजिटल सॉवरेनिटी? किसी भी पार्टिकुलर कंट्री का, देखिए सारे कीवर्ड्स पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर हम आएंगे यहाँ। किसी भी पार्टिकुलर कंट्री का द पावर ऑफ अ नेशन टू गवर्न, रेगुलेट एंड सिक्योर इट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास पावर है, कोई डिसीजन आपके लिए नहीं ले रहा,
आप खुद से रेगुलेट कर रहे हो, गवर्न कर रहे हो, ठीक है। सिक्योर जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आपके अंदर है, मतलब सो ये है आपका डिजिटल सॉवरेनिटी। दूसरा है सोर्स कोड डिस्क्लोजर। सो जब आप गुड्स एंड सर्विसेज लेते हो तो उसका एक कोड होता है, ओरिजिनल कोड होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन सॉफ्टवेयर कंपनीज टू शेयर द ओरिजिनल कोड ऑफ देयर प्रोग्राम्स विथ रेगुलेटर्स यूजुअली फॉर सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए मांगी जाती है किसी फॉरेन कंट्रीज से कि एक पार्टिकुलर जो डिजिटल सर्विसेज कह लो या गुड्स है तो उसका सोर्स कोड बताओ, ठीक है। ओपन गवर्नमेंट डेटा तो नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है जो सबके लिए है, ठीक है। पब्लिकली एक्सेसिबल डेटा जनरेटेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मेड अवेलेबल टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इनोवेशन, राइट। फिर उसके बाद नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस, तो एक्सेस जो है सबके लिए इक्वली दे दिया जाता है। डिजिटल कॉलोनी क्या है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली डिपेंडेंट हो जाते हैं फॉरेन टेक्नोलॉजीज पे, ठीक है। जो मेटाफर है ये, कंट्री दैट बिकम्स ओवरली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज, तो आप ना खुद लूज कंट्रोल करने लगते हो। इट्स ऑन डेटा एंड डिजिटल पॉलिसीज। NCETA तो हमने डिस्कस कर ही लिया, तो आपने इन कीवर्ड्स को समझा। अब इन कीवर्ड्स को यूज़ करके इस आर्टिकल को समझेंगे। सो तो कॉम्प्रोमाइज़ की जहाँ तक बात है तो दो चीज़ें हैं, टू सिक्योर कोड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फ्रॉम फॉरेन डिजिटल, तो नो सोर्स कोड डिस्क्लोजर, मतलब भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने सोर्स डिस्क्लोजर नहीं करा, मतलब कि ये दूसरे कंट्री से जो फॉरेन डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब यूके से आएगा उसका डिस्क्लोजर नहीं किया इंडियन गवर्नमेंट ने। तो जो रेगुलेटरी प्रोसीजर होता है इसमें इंडिया WTO में कहता आ रहा है कि ये होना चाहिए, हमें एक्सेस देना चाहिए उनको, बट ये ऐसा है नहीं। तो इस तरह से कहा जाता है कि हमने अपने डिजिटल सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। फिर सेकेंड थिंग इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस टू ओपन गवर्नमेंट डेटा फॉर द, हमने यूनाइटेड किंगडम को ना अपना जो ओपन गवर्नमेंट डेटा है, सॉवरेन डेटा है, जो कि नॉन कॉन्फिडेंशियल होता है, उसका भी एक्सेस दे दिया है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, ऐसा कहना है ऑथर का, एडिटर का कह सकते हो, ठीक है। सो जो हम WTO में करते हैं ना, कहते हैं ना, उस वह हम खुद नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो इसका रिस्क क्या है कि हम अपने नेशनल डिजिटल सिक्योरिटी को स्टेक पे रख दिया है, एंड सॉवरेनिटी इन डिजिटल गवर्नमेंट्स इसको भी स्टेक पे रख दिया है। अब क्या है वे फॉरवर्ड, तो सिंपल है कि भारत को इंडिया में बिकम अ डिजिटल कॉलोनी, मतलब ये ऐसा कह रहे हैं, मतलब ड्यू टू फॉरेन टेक डिपेंडेंस। अब अर्ज क्या कर रही हैं या कर रहे हैं दोनों, अर्जेस फॉर अ नेशनल डिजिटल पॉलिसी। भारत का नेशनल डिजिटल पॉलिसी आई थिंक नहीं है, क्या नहीं है। प्रोटेक्ट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, इन्वॉल्व पब्लिक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन एंड बैलेंस ओपननेस विद डिजिटल सेल्फ रिलायंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो दो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। नो सोर्स कोड डिस्क्लोजर, आपको नहीं पता है कि फॉरेन डिजिटल गुड्स जो है वो मतलब कि उसका ओरिजिनल कोड आपको एक्सेस नहीं है। सेकेंडली आपने नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस जो आप अपने पब्लिक को देते हो, आपने यूके को भी दे दिया, मतलब डेटा जो है हमारा। मेंस इनरिचमेंट, दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको आर्टिकल मैं नहीं कहूँगा, मैंने द वेटर इंडिया से ये लिया है। सो हमारा जो एक बहुत अच्छा कैंपेन है प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में स्टार्ट हुआ, तो उसका कोई ज़्यादा पॉजिटिव 2006-7 तक नहीं था, मतलब कि वो चल रहा था बट इतना इम्पैक्ट उसका पॉजिटिव नहीं आता। बट 2006 के बाद जब इस कैंपेन को पूरे भारत सरकार, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आम जनता, जो कम्युनिटी, जो एक्शन है, मीडिया, बहुत सारे, मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि भारत में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन्स था प्रोजेक्ट टाइगर पोस्ट 2006, और इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये रहा कि अभी 2024 में जो काउंट किया गया है नंबर, दैट इज़ 3682। मतलब इसको हम एज अ केस स्टडी यूज़ कर सकते हैं कि बोलते हैं ना हमारे बीच में एक तरह से वो सामंजस्य नहीं बैठता है, उसका ये एग्जाम्पल देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब आप इसको GS4 में यूज़ कर सकते हो, एनवायरमेंटल एथिक्स, कंपैशन, ड्यूटी, एम्पैथी, आर्टिकल 51G जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। सोज एथिकल कमिटमेंट बाय ह्यूमंस टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टाइगर कंजर्वेशन जो 2006 से 24 का ये पीरियड है। फिर उसके बाद 3 में, GS3 में आप यूज़ कर सकते हो, एनवायरमेंट का पार्ट है ही, सोज इफेक्टिव पॉलिसी, कम्युनिटी एक्शन, ये सारी चीज़ें। NSA में तो है ही कि एथिक्स एंड एनवायरमेंट, मतलब ऐसे ब्रॉडर जो टॉपिक्स ऐसे के अंदर आते हैं कि आप इसको इंट्रो स्टोरी टू शो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोगों ने लिया, सरकार ने ली, स्टेक होल्डर्स सारे ने जो लिए, ठीक है।
फिर दूसरा है प्रजल रेवन्ना, इनको कन्विक्ट जो है मान लिया है कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने मान लिया है। रोल ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर एमपी एमएलएज और जुडिशियल स्पीड, सबसे पहले तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, खास करके मिस यूज ऑफ पावर, दैट टू फ्रॉम अ लेजिस्लेटर, जो मतलब ये एमपी रह चुके हैं एंड प्राइम मिनिस्टर के ग्रैंडसन हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के, सॉरी। तो इन पे और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अनफॉर्चुनेटली इस एग्जाम्पल को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक ऐसे आता है ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो इधर हम इसको बहुत अच्छे, ये करंट एग्जाम्पल इसको यूज़ कर सकते हैं। अब तो ये कन्विक्टेड हैं, तो आप इस, अब एक्यूज नहीं है, कन्विक्टेड है, तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो इस एग्जाम्पल को। फिर वी हैव GS4 एथिक्स, ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, डिक्लाइन इन इंटेग्रिटी एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ लीडर्स। अगेन पब्लिक ट्रस्ट, क्योंकि हमारे पब्लिक जो ऑफिशियल कह सकते हो ना, लेजिस्लेटर हैं, वही ऐसा काम कर रहे हैं, तो कैसे भरोसा बनेगा। पहले से ही उनकी इमेज टार्निश हो रखी है, ठीक है, जो पॉलिटिशियंस हैं। मिस यूज़ ऑफ पावर, एंड ऐसे में हम यूज़ कर सकते हैं जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, ऐसे, या वही अभी जो एक मैंने एग्जाम्पल दिया, 3 और मतलब टोटल 5 MCQs हैं मेंस वाले क्वेश्चन को छोड़ के। ये आपका आंसर है MCQ वाला जो कल मैंने डाला था, ठीक है। तो आप यहाँ से मैच कर सकते हो, और ये 5 क्वेश्चन आपको, ऑल द 5 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी अगेन, थैंक यू, इट मीन्स so much to me. I mean, I wanted to do this, and fortunately I got the chance, and I am sitting with you all and explaining all these things. Thank you so much। और इतना पॉजिटिव रिस्पांस, और इसको और ज़्यादा जो आपने सुझाव सजेशंस दिए हैं उनको मैं फॉलो करूँगा, एंड इसको और ज़्यादा इंक्लूसिव और बेटर और मतलब क्वालिटी कंटेंट जनरेट हो, उसको, उसके लिए हम लोग और ज़्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं फिर मंडे को, ध्यान रखिए। जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं डिस्कशन के दौरान, उसको आप बिल्कुल अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में लिख दो, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और जितने भी 5 क्वेश्चंस हैं इसको आप देख सकते हो, सॉरी ये रहा, इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको आप स्क्रीन रोक कर पॉज करके आप कर सकते हो। ये रहा 4th and 5th क्वेश्चन, ठीक है, और ये मेंस वन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मतलब मंडे को मिलते हैं, एंड फिर रेगुलर रहेंगे, ठीक है। और एक और कोशिश करूँगा थोड़ी और जल्दी जो है इस वीडियो को मैं अपलोड कर पाऊँ। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।